सरकार और किसान संगठनों के नेताओं के बीच आज 11वें दौर की बातचीत होनी है। सरकार ने पिछली बातचीत में तीनों कृषि कानूनों पर स्टे लगाने का प्रस्ताव दिया था, हालांकि कोर्ट लगा चुका है। लेकिन किसान संगठनों के नेताओं ने मीटिंग से पहले साफ कर दिया कि वो अपना आंदोलन तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक सरकार तीनों कानूनों को वापस नहीं ले लेती। एक डेढ़ साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। आज 11वें दौर की बात मिलेंगे हाथ। मीटिंग में ये फैसला लिया कि जो सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था वो हमको मंजूर नहीं है। सरकार तैयार, फिर किसानों का क्यों इनकार? किसान आंदोलन का आज 58वां दिन है, लेकिन ये दिन सबसे अहम है। आज किसान संगठन और सरकार के बीच 11वें दौर की बातचीत होनी है। दोपहर 12 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में मीटिंग शुरू होगी। 10वें राउंड की बैठक के बाद सरकार ने तीनों कानूनों को 1.5 साल तक निलंबित रखने का प्रस्ताव दिया था। कानूनों पर विचार करना है और आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है, तो निश्चित रूप से समय तो चाहिए, और समय चाहिए तो वो समय 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है। और सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। नरेंद्र तोमर के इस बयान से उम्मीद जगी थी कि अब गतिरोध खत्म होगा। दिल्ली के सील बॉर्डर फिर खुल जाएंगे। फिर से यूपी, हरियाणा से लोग देश की राजधानी दिल्ली में बेरोक टोक आ सकेंगे। लेकिन किसान संगठनों की कल की मीटिंग के बाद इस उम्मीद पर संशय के बादल मंडराने लग गए हैं। किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि उन्हें सरकार का प्रस्ताव नामंजूर है और तीनों कृषि कानून रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग पर कायम है। मीटिंग में ये फैसला लिया कि जो सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था वो हमको मंजूर नहीं है। हमको है कि 3 बिल वापसी हो, एमएसपी पे कानून बने। अड़िग नहीं, ये हमारा हक है। अड़िग नहीं, अड़िग तो ये है कि अटक गया, हम हट नहीं रहे। ये नुकसान हमको हो रहा है। जिसको नुकसान होगा तो वो तो अपनी बात रखने का सबको राइट है ना। हमको 60 दिन हो गए, तो अपनी बात कहने का अधिकार है हमको। कोई भी प्रपोजल बर्बाद नहीं की जाए। एक मकसद है, एक कानूਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ, एमएसपी ਦਾ ਲੀਗਲੀ अथॉरिटी लेनी, एमएसपी सरकारी खरीद ਤੇ पीडीएस जारी कराਉਣੀ। अब आज की मीटिंग पर सबकी निगाहें टिकी है कि इस मीटिंग में क्या होगा। आखिर कैसी 58 दिन लंबा आंदोलन खत्म होगा, क्योंकि किसानों ने 2 टूक शब्दों में ऐलान कर दिया है कि वो इस मीटिंग में भी अपनी पुरानी मांग पर कायम है और उस पर कोई बदलाव नहीं करने वाले। ना कमेटी मंजूर है, ना होल्ड मंजूर है। तीनों कानून रापील और उसके साथ अपने एमएसपी के खरीद का गारंटी कानून और खरीद की गारंटी सुनिश्चित की जावे। तीनों कानून रिपील हो भी गए, उसके बावजूद भी जब तक एमएसपी की हमें गारंटी नहीं मिलती हम नहीं जाएंगे। हम एमएसपी मांग रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमआरपी नहीं। सरकार की कोशिशों पर ये एक बड़ा झटका है, जो कि इस उम्मीद में थी कि इस बार हाथ मिलेंगे और दिल भी, और विज्ञान भवन से किसान आंदोलन खत्म होने का ऐलान होगा। खैर, अब ये मुश्किल नजर आ रहा है और इसीलिए मीटिंग से एक दिन पहले कल रात कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गृह मंत्री से मुलाकात की और आज होने वाली मीटिंग की रणनीति पर चर्चा की। 10 दौर आते आते सरकार 1.5 साल तक कृषि कानून निलंबित रखने के प्रस्ताव रख चुकी है। अब देखना यह है कि सरकार और किसान आज बातचीत की टेबल पर किसी प्रस्ताव पर सहमत होते हैं या फिर यूं ही आंदोलन बदस्तूर जारी रहता है। और अब जानिए कैसे ट्रैक्टर शहर में है और पुलिस अधर में है। एक तरफ आज किसान नेताओं और सरकार के बीच होनी है बैठक। इस बीच किसान संगठन और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की भी आज मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग का एजेंडा है 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च।
दिल्ली पुलिस ने किसानों को दिल्ली के बाहरी इलाके में ट्रैक्टर मार्च निकालने का प्रस्ताव दिया है, जबकि किसान नेता कह रहे हैं कि दिल्ली में ही आउटर रिंग रोड में ट्रैक्टर परेड निकालने को हम किसी भी हाल टस से मस नहीं होंगे। वो नहीं देते तो हम अपना करेंगे वहीं, आप सोच लीजिए। हम ट्रैक्टर परेड करेंगे, दिल्ली के अंदर करेंगे। तिरंगे की शान बढ़ाने को अपनी राष्ट्रीय राजधानी के अंदर आकर ही परेड करेंगे। ट्रैक्टर मार्च पर संग्राम जारी है। एक तरफ राजपथ पर जवान तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली की सड़कों पर किसान ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान कर रहे हैं। टैंक के साथ 26 जनवरी को ट्रैक्टर निकालने की घोषणा की जा रही है। वो नहीं देते तो हम अपना करेंगे वहीं, आप सोच लीजिए। उनका यह है कि हम देखते हैं कोई दिल्ली के अंदर कुछ रूट बनता है तो बना के हमको परेड होगा, दिल्ली के अंदर ही होगा। 26 जनवरी को कुछ भी करेंगे, दिल्ली के अंदर आके आप परेड नहीं कर सकते। और हमने स्पष्ट कर दिया है कि देश भर से जो किसान आ रहे हैं वो 26 जनवरी को गणतंत्र की इज्जत बनाने को, तिरंगे की शान बढ़ाने को अपनी राष्ट्रीय राजधानी के अंदर आकर ही परेड करेंगे, ये हमने स्पष्ट कर दिया है। ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पुलिस और किसान संगठन के नेताओं की आज चौथे राउंड की बातचीत होनी है। सरकार और किसान नेताओं की बैठक के बाद विज्ञान भवन में दिल्ली पुलिस के अधिकारी किसान नेताओं से मिलेंगे। ट्रैक्टर मार्च पर किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच अब तक हुई 3 राउंड की बातचीत फेल हो चुकी है। पुलिस ने किसानों को प्रस्ताव दिया कि वो ट्रैक्टर रैली दिल्ली में बाहरी रिंग रोड की बजाय केएमपी यानी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर निकालें, लेकिन किसान संगठनों ने उसे नामंजूर कर दिया। किसान संगठन इसी बात पर अड़े हैं कि वो दिल्ली के भीतर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। हमने तय किया कि रिंग रोड पे ही होगा प्रोग्राम, इसमें गतिरोध बना रहा, कल दोबारा बैठक होगी। हम ट्रैक्टर परेड करेंगे, दिल्ली के अंदर करेंगे। और जो रिंग रोड है, रिंग रोड पे हम अपना ट्रैक्टर परेड करेंगे। उसके लिए लाखों ट्रैक्टर पूरे देश से या जो दिल्ली के नज़दीक का 200-300 किलोमीटर का एरिया है वहाँ से आ रहे हैं। और उसके लिए हमने सरकार से जो प्रशासन से बात हुई है, प्रशासन से ये कहा कि उसके लिए आप हमें इजाज़त भी दें, आप उसका प्रबंध भी करें। इस बीच पंजाब के तमाम शहरों से किसानों का दिल्ली की तरफ कूच करना जारी है। लुधियाना की तस्वीरें देखिए, जहां ये तमाम किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर 26 जनवरी के दिन दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में निकले हैं। हरियाणा की खाप पंचायतें भी 24 जनवरी को दिल्ली कूच की तैयारी कर रही है। जींद की कड़ेला खाप का कहना है कि वो दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के लिए 2000 ट्रैक्टर भेजने वाले हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला की ट्रैक्टर यात्रा भी रेवाड़ी पहुंच गई है। अभय चौटाला खुद ट्रैक्टर चलाकर रेवाड़ी पहुंचे। हरियाणा के रेवाड़ी में अभय चौटाला शंखनाद कर रहे थे। पश्चिमी यूपी के मथुरा में राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी ने कमान संभाली हुई है। किसान बहुल्य राज्यों के नेता इस वक्त ट्रैक्टर मार्च के जरिए सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। हमने अपने पार्टी के साथियों की ड्यूटियां लगा रखी है और ये यात्रा के दौरान भी हजारों लोगों को बॉर्डर पे छोड़ कर के आया हूँ, बिना किसी झंडे, बिना किसी बैनर। हमने अपने साथियों से कहा है कि इस किसान एजिटेशन को इतना ज़्यादा मजबूत करो कि केंद्र की सरकार के लिए गए गलत निर्णय जो है उसको वापस लेने पे मजबूर होना पड़े। 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व है और किसानों का भी हक है उस दिन को मनाने का। देश की राजधानी किसानों की है, उनका हक बनता है वहाँ जाने। यही उम्मीद कर सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ उस परमपिता परमेश्वर के आगे कि 26 तारीख से पहले ये काले कानून वापस लेके सरकार इस किस्म की बिगड़ती हुई स्थिति को संभाल पाएगी।
किसानों का ट्रैक्टर मार्च निकलेगा या नहीं, इस पर आज कोई फैसला हो जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि 4 दिन बाद गणतंत्र दिवस है और इस ऐतिहासिक दिन से पहले इस टकराव का खत्म होना बेहद जरूरी है। और अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की, जिसने किसान संगठनों से बातचीत शुरू की, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट की समिति ने संवाद शुरू किया है। 8 राज्यों के 10 किसान संगठनों से बात की है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। यूपी, एमपी और महाराष्ट्र के किसानों से बात की है। इस वक्त की बड़ी खबर है, 27 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की समिति की अगली बैठक होनी है। सुप्रीम कोर्ट की समिति ने संवाद शुरू कर दिया है। इन तस्वीरों में छिपा है किसान और सरकार के बीच बातचीत का पूरा लेखा जोखा। सरकार आज किसानों से बात करेगी, दिल्ली पुलिस भी वार्ता करेगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी ने भी वार्ता शुरू कर दी है। इस कमेटी ने 8 राज्यों के किसान संगठनों से संवाद किया। इन 8 राज्यों के 10 किसान संगठनों से समिति ने बात की। इन राज्यों में कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के संगठन शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी को तीनों कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी और गतिरोध दूर करने के मकसद से 4 सदस्यीय समिति का गठन किया था, लेकिन भूपिंदर सिंह मान के इस्तीफे के बाद अब इस समिति में कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, किसान नेता अनिल घनवत और कृषि विशेषज्ञ प्रमोद कुमार जोशी शामिल हैं। एक तरफ समिति किसान संगठनों से बातचीत कर रही है, तो दूसरी तरफ आंदोलन कर रहे किसान इस समिति को तरजीह नहीं दे रहे हैं। हमें कमेटी क्या रिजल्ट देगी वो भी पता है। कमेटी जो सुप्रीम को वो जो कानून है उनको बढ़िया बताओगी, 10 लोगों के नाम लिखेगी, कानून बढ़िया बताओगी, या 2 महीने की जरूरत ही नहीं। अगर कमेटी बनवानी होती तो पहले दिन सरकार ने कमेटी कही थी, फिर सरकार के कोर्ट के पास एक कमेटी कोर्ट ने बनवा दी। कोर्ट ने क्या कहा, अपने जो कानून है होल्ड पे कर दो। सरकार ने क्या कहा, होल्ड पे कर दो 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 2.5 साल के लिए। नहीं, बात तो कुछ नहीं है ना। इसलिए ना कमेटी मंजूर है ना होल्ड मंजूर है। हालांकि समिति को भरोसा है कि किसान संगठन उनसे बातचीत करने आगे आएंगे और कृषि कानून के बारे में अपनी राय बताएंगे। हमें बदलाव चाहिए तो आओ, बैठो, बात करो कि आपको क्या चाहिए, बोलो। हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि हम आपको वो डिलीवर कर सके। आपके हित में कानून बने, पूरे देश के किसानों के हित में कानून बने। किसान मर रहा है, इसे अगर बंद करना है तो हमें कुछ बदलाव चाहिए, कुछ डेवलपमेंट्स चाहिए, कुछ सुधार चाहिए इसमें। और वो सुधार लाने के लिए हमसे कोऑपरेट करें, कमेटी से कोऑपरेट करें। आप और हम एक है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति की अब अगली बैठक 27 जनवरी को होगी। उम्मीद है तब तक आंदोलन कर रहे किसान भी इस समिति से बात करने को तैयार होंगे और कृषि बिल पर अपनी राय समिति को देंगे। इसके बाद समिति इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट देगी। कल शाम 6 बजे के करीब देश ने लगभग 10 लाख टीकाकरण का आंकड़ा छू लिया। ये खुद में एक कीर्तिमान है और इसके अलावा अपने पड़ोसी देशों को कोरोना वैक्सीन की खेप भी पहुंचाकर देश इतिहास रच रहा है। मित्र देशों को भी ये वैक्सीन पहुंचाई जा रही है, लेकिन इस मेक इन इंडिया वैक्सीन पर देश के स्वास्थ्य कर्मियों के एक वर्ग को भरोसा नहीं है और अब भरोसे के संकट को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद टीका लगवाने वाले हैं। वैक्सीनेशन पर भ्रम दूर करेंगे पीएम मोदी। दूसरे चरण में खुद पीएम मोदी लगवाएंगे टीका। सांसदों को भी लगाया जा सकता है टीका। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान की सुस्त रफ्तार को गति देने के लिए पीएम मोदी अब बहुत जल्द खुद मोर्चा संभाल सकते हैं। वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों के बीच फैला भ्रम आम लोगों में भी ना फैले, इसलिए पीएम मोदी टीका लगवा सकते हैं। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 50 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को और 50 वर्ष से नीचे के उन बीमार लोगों को जिनको संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा है, उनको टीका लगाया जाएगा। पीएम मोदी की उम्र अभी 70 साल के करीब है और अपने ही ऐलान के मुताबिक वो दूसरे चरण में शामिल हो सकते हैं। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी दूसरे चरण में शामिल किया जाएगा।
ये दूसरा चरण अप्रैल के आसपास शुरू होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक संसद के लोकसभा सचिवालय ने तमाम सांसदों और उनके सहयोगियों का विवरण तैयार किया है। माना जा रहा है कि देश की तमाम राजनीतिक हस्तियों, राज्यपालों और मंत्रिमंडल के दूसरे सहयोगियों को भी टीका लगाया जाएगा। इसमें ऐसे सांसदों और विधायकों को प्राथमिकता दी जाएगी जो 50 साल की उम्र से ज़्यादा है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि पहले चरण का टीका, जो कि तकरीबन 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगना है, वो अभियान कब पूरा होगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि इस रफ्तार धीमी होने से अप्रैल के अंत तक जो लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया था, उससे आगे समय सीमा टल सकती है। भारत जैसे 135 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश में लोगों को जागरूक बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ वैक्सीन को लेकर भ्रम कोरोना संक्रमण से भी ज्यादा तेजी से फैलने का खतरा है। लोगों में भरोसा जगाने के लिए पीएम मोदी आज दोपहर 1:15 बजे के करीब वाराणसी में उन लाभार्थियों से संवाद करेंगे जिन्होंने टीका लगवा लिया है। इस दौरान लोग अपने अनुभव साझा करेंगे ताकि रोहतक जैसी तस्वीरें देश में सामने न आए, जहां पीजीआई में 9000 से ज्यादा कर्मचारी होने के बावजूद सिर्फ 85 लोगों ने ही 3 दिनों में टीका लगवाया है। कुल मिलाकर सरकार के लिए संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक बनाने की चुनौती थी और अब वैक्सीनेशन लेने के लिए। तो विकास, नमस्ते भारत में हम न सिर्फ दर्शकों को खबरें दिखाते हैं, बल्कि आपका भ्रम दूर करने के लिए आपको जागरूक भी करते हैं। जिस भ्रम का जिक्र हमारी इस रिपोर्ट में आपने देखा वैक्सीनेशन को लेकर, माना जा रहा है कि वो भ्रम भारत बायोटेक का एक टीका लगवाने से पहले फॉर्म की वजह से पैदा हुआ है। कुछ स्वास्थ्य कर्मियों को आशंका है कि भारत बायोटेक की वैक्सीन सेफ नहीं, इसलिए फॉर्म भरवाया जा रहा है। और आपको भी अगर ऐसा लगता है तो इस भ्रम को तोड़ने वाली हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखिएगा और अपने भ्रम को दूर करने के लिए इस रिपोर्ट को देखने के बाद अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मैं विनती करूंगा सरकार की तरफ से कि प्लीज अपनाइए। इस चेहरे से आप अनजान नहीं होंगे, फिर भी अगर आप इन्हें नहीं पहचानते तो आपको बता दें कि ये देश में कोविड-19 टास्क फोर्स के प्रमुख वीके पॉल हैं। और 2 दिन पहले इन्होंने इसलिए हाथ जोड़े थे क्योंकि भ्रम की वजह से स्वास्थ्य कर्मी भारत बायोटेक का टीका लेने से इनकार कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कि प्लीज अपनाइए। सरकार कह रही है टीका लगवाएं, लेकिन डॉक्टर ही स्वदेशी टीके से भाग रहे हैं। इसकी पहली वजह है टीके से जुड़े तीसरे चरण का ट्रायल पूरा ना होना और दूसरी वजह है भारत बायोटेक का टीका लेने से पहले भरा जाने वाला फॉर्म। ये फॉर्म क्यों भरवाया जा रहा है, ये विस्तार से हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि सरकार ने देश में 2 टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल का अप्रूवल दिया है, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड का टीका लगवाने वालों को सिर्फ आधे घंटे की निगरानी के बाद घर जाने दिया जाता है, जबकि जिन्हें भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का टीका लगता है उन्हें 3 तरह के फॉर्म भरने पड़ते हैं। और ये है भारत बायोटेक से जुड़े वो 3 फॉर्म जो लोगों को भरने के लिए दिए जाते हैं। पहला फॉर्म है फैक्ट शीट। इसमें कोरोना क्या है, ये वैक्सीन कैसे बनी, क्या साइड इफेक्ट हो सकता है और क्या फायदा होगा, ये 5 पन्नों में बताया जाता है। दूसरे फॉर्म को इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म कहते हैं। इसमें लाभार्थी पुष्टि करता है कि उसे सारी जानकारी दे दी गई है, उसकी शंका दूर कर दी गई है और आखिर में वो अपने नाम, पता और मोबाइल नंबर के साथ वैक्सीन देने का निवेदन करता है। आखिर में एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग फॉर्म आता है। डोज लेने की तारीख और समय जैसी जानकारी होती है। वैक्सीन किसने दी, किस कंपनी की है, बैच नंबर लिखा होता है। टीका लेने वाले को अगले 7 दिनों की स्वास्थ्य जानकारी भरनी होती है। फॉर्म में संभावित 11 असामान्य लक्षणों का जिक्र है। अगर आपको इनमें से कुछ होता है तो आपको उसकी जानकारी देनी होती है। कुछ नहीं होने पर भी आपको जानकारी देनी है। इन 7 दिनों के बीच किसी भी साइड इफेक्ट की सूरत में आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। और इसी कागजी कार्रवाई से कुछ स्वास्थ्य कर्मी कंफ्यूज हैं कि जब दोनों टीकों को मंजूरी एक बराबर है तो फिर फॉर्म का नियम अलग अलग क्यों। तो यहाँ ये जान लीजिए
कि भारत बायोटेक के पास पहले और दूसरे चरण का डेटा था, यानी सेफ्टी और इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा क्षमता के आंकड़े उपलब्ध थे। इसका मतलब यह है कि वैक्सीन सुरक्षित है और ठीक से काम करती है। लेकिन दवा के तीसरे चरण का उतना डेटा नहीं था, बस इतना स्पष्ट नहीं था कि वैक्सीन की एफिकेसी यानी प्रभावशीलता कितनी है। इसीलिए इस तरह की शर्तों के साथ इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। यहाँ दो बात साफ होती है। पहली ये कि भारत बायोटेक की दवा की विश्वसनीयता पर कोई शक नहीं है, और दूसरा कि टीका लेने वालों की सुरक्षा को खतरा नहीं है। ये बात एबीपी न्यूज जिम्मेदारी और टीके के अनुभव के आधार पर कह सकता है। एबीपी न्यूज संवाददाता रजत वशिष्ठ ने 1.5 महीने पहले टीका लगवाया था। रजत टीके के दोनों चरण पूरा कर चुके हैं और उनके शरीर में एंटीबॉडी की पुष्टि हुई है। वहीं संवाददाता विकास भदौरिया भी दिल्ली एम्स में 6 जनवरी को टीकाकरण में शामिल हुए थे और हमारे दोनों संवाददाताओं ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ही टीका लगवाया है। दोनों सुरक्षित हैं और अब तक कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। मैंने 6 जनवरी को टीका लगवाया था और दिल्ली के एम्स अस्पताल में जाकर लगवाया था। ये 3rd स्टेज का ट्रायल था भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का। लेकिन मुझे अब तक देखिए 2 हफ्ते हो चुके हैं, 15 दिन तकरीबन बीत चुके हैं। इस दौरान किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई है। लोगों के बीच शक की कोई भी गुंजाइश ना रह जाए, इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय भी बार बार ये बात दोहरा रहा है कि दवा सुरक्षित है। कोई डाउट नहीं है कि जिन प्लेटफॉर्म्स पे ये 2 वैक्सीन बने हैं। मैंने 6 जनवरी को टीका लगवाया था और दिल्ली के एम्स अस्पताल में जाकर लगवाया था। ये 3rd स्टेज का ट्रायल था भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का। लेकिन मुझे अब तक देखिए 2 हफ्ते हो चुके हैं, 15 दिन तकरीबन बीत चुके हैं। इस दौरान किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई है। टीका किसी की जिंदगी में रोड़ा नहीं है, किसी भ्रम में ना पड़े, सच सुने, सही चुने। तो चलिए अब मौसम से जुड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मौसम से जुड़ा ताज़ा आंकड़ा आया है। देश की राजधानी दिल्ली में आज सुबह कड़ाके की ठंड लोगों ने महसूस की। आज भी कोहरे से निजात नहीं मिली है। दिल्ली के कई इलाकों में घना कोहरा देखा गया। 500 से 800 मीटर की विजिबिलिटी रही। एनसीआर में भी कोहरे में गाड़ियों की रफ्तार धीमी रही। आपको बता दें 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिल्ली एनसीआर के मौसम का हाल दिखा रहे हैं। जीटी करनाल रोड, जहां पर सिंघू बॉर्डर पर तमाम किसान बैठे हुए हैं, टिकरी बॉर्डर, राजपथ और अक्षरधाम। दिल्ली और एनसीआर में कड़कड़ाती हुई ठंड कायम है और पूरा महीना कुछ इसी तरह से ठंडा रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार आज का न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, वहीं अधिकतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको हाईवे की दिखा रहे हैं जो कि अक्षरधाम मंदिर के पास है और मौसम विभाग द्वारा जारी की गई विजिबिलिटी के अनुसार दिल्ली में फिलहाल विजिबिलिटी 500 मीटर से 800 मीटर तक बनी हुई है और हाईवे पर आप देख सकते हैं जो लगातार व्हीकल्स यहाँ पर आपको जो वाहन चलते हुए दिखाई दे रहे हैं वो अपनी फॉग लाइट्स और हेडलाइट्स ऑन करके चल रहे हैं क्योंकि विजिबिलिटी हाईवे पर और भी ज्यादा कम हो जाती है। बात अब भी वहीं अटकी हुई है। मिलेंगे हाथ, क्या बनेगी बात? बुलेटिन में इस वक्त हम बात करने वाले हैं किसान आंदोलन की, जिस पर आज सबकी निगाहें फिर से टिकी हुई है क्योंकि फिर सरकार और किसानों के बीच बातचीत होनी है। 11वें दौर की यह बातचीत है। सरकार ने पिछली बातचीत में तीनों कृषि कानूनों पर स्टे लगाने का प्रस्ताव दिया था किसानों को, लेकिन किसान संगठन के नेताओं ने मीटिंग से पहले साफ कर दिया है कि वो अपना आंदोलन तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं ले लेती। सरकार ने स्टे लगाया था 1.5 साल के लिए, लेकिन किसान साफ कर चुके हैं कि बातचीत तो हम कर लेंगे किसान सरकारों से, लेकिन प्रस्ताव अब भी वही है कि आप तीनों कृषि कानून वापस लीजिए, यानी रद्द कीजिए। एक 1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। आज 11वें दौर की बात, मिलेंगे हाथ। मीटिंग में ये फैसला लिया कि जो सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था वो हमको मंजूर नहीं है। सरकार तैयार, फिर किसानों का क्यों इनकार? किसान आंदोलन का आज 58वां दिन है, लेकिन ये दिन सबसे अहम है। आज किसान संगठन और सरकार के बीच
11वें दौर की बातचीत होनी है। दोपहर 12 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में मीटिंग शुरू होगी। 10वें राउंड की बैठक के बाद सरकार ने तीनों कानूनों को 1.5 साल तक निलंबित रखने का प्रस्ताव दिया था। कानूनों पर विचार करना है और आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है, तो निश्चित रूप से समय तो चाहिए, और समय चाहिए तो वो समय 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है। और सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। नरेंद्र तोमर के इस बयान से उम्मीद जगी थी कि अब गतिरोध खत्म होगा, दिल्ली के सील बॉर्डर फिर खुल जाएंगे, फिर से यूपी हरियाणा से लोग देश की राजधानी दिल्ली में बेरोक टोक आ सकेंगे। लेकिन किसान संगठनों की कल की मीटिंग के बाद इस उम्मीद पर संशय के बादल मंडराने लग गए हैं। किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि उन्हें सरकार का प्रस्ताव नामंजूर है और तीनों कृषि कानून रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग पर कायम है। मीटिंग में ये फैसला लिया कि जो सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था वो हमको मंजूर नहीं है। हमको है कि 3 बिल वापसी हो, एमएसपी पे कानून बने। अड़िग नहीं, ये हमारा हक है। अड़िग नहीं, अड़िग तो ये है कि अटक गया, हम हट नहीं रहे। ये नुकसान हमको हो रहा है, जिसको नुकसान होगा तो वो तो अपनी बात रखने का सबको राइट है ना। हमको 60 दिन हो गए, तो अपनी बात कहने का अधिकार है हमको। कोई भी प्रपोजल बर्बाद नहीं की जाएगी। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਲੀਗਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਣੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਪੀਡੀਐਸ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣੀ। अब आज की मीटिंग पर सबकी निगाहें टिकी है कि इस मीटिंग में क्या होगा। आखिर कैसी 58 दिन लंबा आंदोलन खत्म होगा, क्योंकि किसानों ने 2 टूक शब्दों में ऐलान कर दिया है कि वो इस मीटिंग में भी अपनी पुरानी मांग पर कायम है और उस पर कोई बदलाव नहीं करने वाले। ना कमेटी मंजूर है, ना होल्ड मंजूर है। तीनों कानून रापील और उसके साथ अपने एमएसपी के खरीद का गारंटी कानून और खरीद की गारंटी सुनिश्चित की जावे। तीनों कानून रिपील हो भी गए, उसके बावजूद भी जब तक एमएसपी की हमें गारंटी नहीं मिलती हम नहीं जाएंगे। हम एमएसपी मांग रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमआरपी नहीं। सरकार की कोशिशों पर ये एक बड़ा झटका है, जो कि इस उम्मीद में थी कि इस बार हाथ मिलेंगे और दिल भी, और विज्ञान भवन से किसान आंदोलन खत्म होने का ऐलान होगा। खैर, अब ये मुश्किल नजर आ रहा है और इसीलिए मीटिंग से एक दिन पहले कल रात कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गृह मंत्री से मुलाकात की और आज होने वाली मीटिंग की रणनीति पर चर्चा की। 10 दौर आते आते सरकार 1.5 साल तक कृषि कानून निलंबित रखने के प्रस्ताव रख चुकी है। अब देखना यह है कि सरकार और किसान आज बातचीत की टेबल पर किसी प्रस्ताव पर सहमत होते हैं या फिर यूं ही आंदोलन बदस्तूर जारी रहता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।